गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गद्य खंड के अध्याय 7 परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा के जीवन परिचय को पढ़ा था। आज परंपरा का मूल्यांकन पाठ का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 56 और 57। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फ़कीर नहीं हैं मतलब अंधविश्वासी होना, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वह आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त मतलब जो दिखाई न पड़े सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त मतलब जो दिखाई पड़े वैसा ज्ञान है, और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। तो यहाँ साहित्य के बारे में बताया जा रहा है। तो हम सबसे पहले साहित्य है क्या? तो साहित्य किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कह सकते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक ही साहित्य का रूप माना जा चुका है। आगे है मूल्यांकन। मूल्य का अनुमान करना यानी मूल्य को आंकना ही मूल्यांकन कहलाता है। जैसे एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। एम्स के विचार के अनुसार बताया जा रहा है कि किसी प्रकार की प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन। यह प्रमुख दो प्रकार के होते हैं, निर्णयात्मक और दूसरा संकलनात्मक। एक बार फिर से साहित्य का परिभाषा: किसी भाषा के वाचिक और लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य आदिवासी भाषाओं से हमें मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्यों का मूल स्रोत माने जाते हैं। आगे है साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम मतलब मेहनत, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ से कहाँ तक उपयोगी है। इनके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों के देख रेख में रचा गया है और उन्हें वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रास मन का। यह स्मरण यानी यह याद रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा
कभी बहुत स्पष्ट नहीं हुई है। जहाँ पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोध बनकर खड़े हो। पुराने साहित्य वर्ग में हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे ही तत्व होते हैं जो विरोधी वर्ग के काम आते हैं। आगे बताया जा रहा है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध कहने में कोई हानि व्यंजित नहीं होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को, जैसे पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीन के व्यवहार में श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। जैसे बताया जा रहा है, पुराने ज़माने में हमें धागा कताई करने के लिए या कपड़े की बुनाई करने के लिए चरखे को चलाकर उसे धागा तैयार करके जो मेहनत लगता था, आज के ज़माने में वह मेहनत हम लोग के लिए कुछ भी नहीं। ये सारा कार्य क्या कर रहा है? मशीन कर रहा है और मनुष्य का मेहनत कम होते जा रहा है, उसका शारीरिक श्रम कम लग रहा है। आगे हैं 19वीं और 20वीं सदी के कवि कहते हैं, क्या भारत में क्या यूरोप में पुराने कवियों को घोटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। ये तो तमाम कवि अपनी पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते हैं, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म लेते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम मतलब नीच कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं होती। आवृत्ति मतलब पुनः दोहराया नहीं जाता है। यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करके उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत ही बड़ा अंतर पाया गया है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना अलग बात है। भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद नहीं। सब कुछ परिस्थिति द्वारा अनिवार्यतः निर्धारित नहीं होता है। यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है।